गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज कश्मीर के मसलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए दिन मनाया जा रहा है और आज एक बार फिर से अवाम यकज़बान होकर कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बुलंद करेगी और पूरी दुनिया तक पहुँचाएगी और आलमी दुनिया को झंझोड़ने की कोशिश करेगी, उनकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करेगी। भारत के गासिबाना कब्जे और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ आज रैलीज निकाली जाएंगी और कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की जाएगी। हुकूमती अराकीन की जानिब से भी रैलीज का एहतमाम किया जाएगा, जिसकी क़यादत गवर्नर और वज़ीर आला की जानिब से की जाएगी। इस हवाले से आपको मजीद हम अपडेट करते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत अहम मसला है जिस पर मुझे बात करनी है और वो है जी, आज 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का दूसरा रोज है और पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर आपके 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे आज भी पिलाएंगे। आपने भी पोलियो टीमों से ताउन करना है और जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पोलियो कतरे जरूर पिलाने हैं और उम्र भर की माजूरी से भी बचाना है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। गुज़िश्ता रोज शहर में इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है और 5 साल से कम उम्र 17,70,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने मुहिम को मौसर और कामयाब बनाने के लिए हंगामी दौरे भी किए हैं। इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। DC मुदस्सर रियाज मलिक ने जैन मंदिर के इलाके में बच्चों को कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर दौरे के दौरान डोर मार्किंग, फिंगर मार्किंग को भी चेक किया। DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने पोलियो मुहिम को मौसर और कामयाब बनाने के लिए हंगामी दौरे भी किए। समनाबाद अस्पताल, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और अनारकली में मुहिम का जायजा लिया। समनाबाद अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की हाजिरी चेक की। गायनी वार्ड, लेबर रूम, इमरजेंसी वार्ड, मेल और फीमेल वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर और डेंगी वार्ड्स का भी जायजा लिया। मुदस्सर रियाज मलिक ने अद्वियात की फराहमी को बरवक्त यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि 5 रोजा मुहिम के दौरान बच्चों को 5,700 टीमें पोलियो के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम उठा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी फील्ड में मौजूद हैं। 18,70,000 हमने बच्चों को हमारा टारगेट है कतरे पिलाना और 5,700 टीम्स हमारी आज निकली हुई हैं। उसमें वॉलंटियर भी शामिल हैं, उसमें हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। हमारा टारगेट है कि इंशाअल्लाह ताला हम इन 5 दिनों में 18,70,000 से ज़्यादा भी बच्चे कवर कर सकते हैं। DC मुदस्सर रियाज मलिक ने मजीद कहा कि 12 रबीउल अव्वल की वजह से एक रोज मुहिम बंद करके अगले रोज 5वां दिन मुकम्मल किया जाएगा। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। कैमरामैन यासिर शाह के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, पोलियो मुहिम की डिटेल्स आपने जान ली है, लेकिन हमने और आपने अपनी कौमी जिम्मेदारी जरूर निभानी और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाने हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी महंगाई के हवाले से। महंगाई के मुसलसल वार हैं और सफेद पोश की कमर तोड़ कर रखी है इस खतरनाक महंगाई ने। सरकारी निर्खों में 4 सब्जियों और 3 फलों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि दुकानदार फल और सब्जियां मनमाने रेट पर आज भी फरोख्त कर रहे हैं। मार्केट की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइए कौन से बाजार में आप मौजूद है, क्या सूरत हाल है? कुछ सिद्रा, आज जो मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि 3 फल जो है वो महंगे किए गए हैं। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, इनमें प्याज जो है वो 2 रुपए फी किलो महंगा किया गया। गुज़िश्ता रोज प्याज की सरकारी कीमत जो है वो 61 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, ताहम आज जो है वो 63 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई 2 रुपए इजाफे के बाद। लेकिन प्याज जो है वो 63 के बरक्स दर्जा अव्वल का जो प्याज शहरियों को दस्तियाब है वो 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा हुआ है, 255 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 260 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन लहसुन जो है वो 260 के बरक्स 340 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू की कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ आज और कीमत जो है वो 76 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम आलू जो है वो 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और अरबी की कीमत में आज 6 रुपए का इजाफा हुआ है, 93 रुपए। अब्दुल कादिर, सब्जियों की सूरत हाल तो आप हमें बता रहे हैं, हमें ये बताइए कि मौसम बदल रहा है, अंडों का इस्तेमाल अब बढ़ जाएगा और अंडे अभी से टफ टाइम देने लगे हैं। हाँ जी बिल्कुल सिद्रा, अंडे जो हैं वो अभी जो ठंडी हवाएं चली हैं उसकी वजह से अंडों की तलब में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी मौसम सरमा जो है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अंडे जो है वो 166 रुपए फी दर्जन की सतह पर पहुंच चुके हैं और आज भी अंडे की कीमत में 1 रुपए फी दर्जन का इजाफा हुआ है। बज़ाहिर ये इजाफा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 रुपए से 2 रुपए फी दर्जन तक हो रहा है, लेकिन जो 166 रुपए फी दर्जन की कीमत है ये गुज़िश्ता साल
मौसम सरमा की कीमत थी, लेकिन अभी तो मौसम सरमा शुरू भी नहीं हुआ है और अंडों की कीमत 166 अब्दुल कादिर 166 रुपए तो सरकार के निर्देशनामों के मुताबिक है, मार्केट में 200 रुपए से कम दर्जन अंडे नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, 166 रुपए में जो अंडे मिल भी रहे हैं उनका साइज जो है वो छोटा है, क्योंकि इसमें जो अंडे भी हैं पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि अंडे जो हैं इसमें भी 2-3 किस्म के जो है पाए जाते हैं, जिसमें थोड़ा हेल्दी अंडा जो है वो 200 रुपए दर्जन तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है, और जो छोटा अंडा है जिसका साइज छोटा है उसकी वो 166 रुपए दर्जन तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है वो अंडे की कीमत 166 रुपए फी दर्जन तक पहुंच चुकी है, और इस हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन का ये कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो मौसम सरमा तक अंडे जो है वो 200 रुपए दर्जन। अब्दुल कादिर, सहूलत बाजारों की सुनाइए हमें कि सहूलत बाजार लगाए गए हैं आवाम की सहूलत के लिए, किस हद तक सहूलत फराहम कर रहे हैं आवाम को, कुछ फायदा हो रहा है? जी बिल्कुल सिद्रा, ये सहूलत बाजार जो लगाए गए हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो सब्जियाँ और फल फरोख्त किए जा रहे हैं वो तमाम सब्जियां यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। जो जरूरी सब्जियां जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर शामिल हैं वो यहाँ पे फरोख्त किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है ब्राइलर फरोख्त किया जा रहा है, और आटा और चीनी जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। चीनी जो है वो 1 किलो से ज्यादा जो है वो शहरियों को दस्तयाब नहीं है, क्योंकि टमाटर की कीमत आज तो सरकारी निर्देशनामों में नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद टमाटर जो है 150 रुपए फी किलो सरकार के नरखनामों में मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन ओपन मार्केट में जो दर्जा अव्वल का टमाटर है वो 180 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, और 150 रुपए फी किलो में जो सहूलत बाजारों में टमाटर फरोख्त किए जा रहे हैं वो शहरियों को सिर्फ आधा किलो। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और महंगाई के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम साहब भी गुज़िश्ता हफ्ते भी ऐलानात करते रहे कि अब सारा जोर जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने पे लगा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर सहूलत बाजार लग गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद नहीं है, वहाँ पे सारी सब्जियाँ मौजूद नहीं है। आपको प्याज टमाटर मिल जाएगा, आटा चीनी मिल जाएगा, बाकी अशिया कहाँ से मिलेंगी? वो तो आपको ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदनी पड़ेंगी। तो इसलिए ओपन मार्केट को ठीक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी गवर्नमेंट के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे शहर में होने वाले अफसोसनाक सानहे के हवाले से। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के वाक़े को 1 हफ्ता गुजर चुका है। ताजिर बच जाने वाला सामान दुकानों से निकालने में मसरूफ है, जबकि मुतासरीन को कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने का शिद्दत से इंतजार है। कहते हैं कि 1 हफ्ते से कोई रोजगार नहीं है, हुकूमत दिहाड़ीदार मुलाजमीन से ताउन करे। मजीद क्या उनकी जानिब से मुतालिबात किए जा रहे हैं, अब्दुल कादिर मदनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। हफीज सेंटर गुलबर्ग में आग लगने के वाकया को 1 हफ्ता गुजर गया। प्लाजा ताहाल सील, ताजर और दुकानदार कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के मुंतजर। दुकानदार अभी तक बच जाने वाली दुकानों से सामान मुंतकल करने में लगे हैं। सैकड़ों दुकानों के ताजर और मुलाजमीन गुज़श्ता 1 हफ्ते से रोजगार न होने से शदीद परेशान हैं। ताजरों और मुलाजमीन का हुकूमत से तावन करने का मुतालबा। कहते हैं पता नहीं हफीज सेंटर में कारोबार कब बहाल होगा। दिहाड़ीदार मुलाजमीन कई दिनों से बेरोजगार हैं, हुकूमत ऐसे मुलाजमीन का ख्याल करे। ग्राउंड फ्लोर पर मुलाजमत करता हूँ, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है। पिछले 8 दिन से मैं घर बैठा हुआ हूँ, बच्चों को लिखाने के लिए कुछ नहीं है। हमारा क्या कसूर है? वाहन वाले तो अपने घरों में बैठे हुए हैं और अब बिल्कुल फारग फिर रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब तो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि कोई हमें रेफरेंस करे, कोई हमें दे जो प्लाजा फिर से तैयार हो सके। हुकूमत की जानब से हफीज सेंटर की इमारत के ढांचे की रिपोर्ट 2 नवंबर को जारी करने का इंदिया दिया गया है, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियों की बहाली का फैसला हो सकेगा। कैमरामैन इकराम शाह के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। हफीज सेंटर आतिशज़दगी के बाद मामलात की डिटेल्स हमने आप तक पहुँचाई है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहर के मसाइल की बात करेंगे और एक बहुत ही अहम मसला है जी, यहाँ पर पार्किंग स्टैंड्स का ना होना, पार्किंग प्लाजास का ना होना, जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक हम देखते हैं कि अक्सर मसाइल का शिकार रहती है, अक्सर कुछ रोड्स पर ब्लॉक रहती है। शहर के मसाइल में जब भी इजाफा होता है, जब आबादी बढ़ती जाती है और वसाइल हमारे पास उतने नहीं रहते। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी नाकिस हिकमत अमली मुसलसल दिखाई जाती रही, जिसकी वजह से इन मसाइल पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बात की जाए
तो वहाँ वक्तन फवक्तन मर्दमशुमारी की जाती है ताकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात के मुताबिक सहूलियात मुहैया की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी प्रैक्टिस दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान में आखिरी मर्दमशुमारी 18 साल के बाद की गई थी और आबादी का सही तनासुब मालूम ना होने की वजह से शहरियों के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम भी हम नहीं देख पाते और ना ही किए जाते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की अगर बात की जाए तो बढ़ते हुए दीगर मसाइल की तरह शहर में गाड़ियों की बहुतात की वजह से पार्किंग का मसला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और माहिरीन पेशगोई कर रहे हैं कि आने वाले दौर में शहर का सबसे बड़ा मसला पार्किंग का होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से गाड़ियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है उस रफ्तार से पार्किंग प्लाजा तामीर नहीं किए जा रहे। शहर की बड़ी सड़कों पर, बड़े स्कूल्स के सामने, बड़े शॉपिंग मॉल्स में, बड़ी मार्केट्स के पास गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लाहौर में पार्किंग के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र सेक्शन 32 के तहत लाहौर पार्किंग कंपनी वजूद में आई। कानून के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पार्किंग कंपनी के 100% शेयर्स के मालिक है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के 3rd शेड्यूल के मुताबिक पार्किंग की सहूलियात की फराहमी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। लाहौर पार्किंग कंपनी को बनाने का मकसद लाहौर में पार्किंग के मसाइल पर काबू पाना था, लेकिन ये कंपनी शुरू दिन से ही तनाज़ात की जद में है। शहर में पार्किंग के मसाइल पर तो काबू ना पाया जा सका, अलबत्ता पार्किंग कंपनी में ही मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आने लगे और सरकारी खजाने को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश की जाने वाली कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पार्किंग सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। कंपनी की जानिब से ना तो कोई एहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और ना ही शहर में बढ़ते हुए मसाइल पर काबू पाने के लिए कोई अमली इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि महाना 30 लाख तक नुकसान भी होने लगा है, जिसकी बड़ी वजह कंपनी को बगैर किसी मनसूबाबंदी के चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ इख्तियारात की जंग जारी है। कंपनीज की जानिब से कहा जा रहा है जी हमारे पास उतने इख्तियारात नहीं है जितने होने चाहिए, हमें खुद मुख्तार बनाया जाए, जबकि दूसरी जानिब ये मामला दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल मैनेजर ऑपरेशन से आप लाहौर पार्किंग कंपनी से आपका ताल्लुक है, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रेहान साहब, कितने पार्किंग स्टैंड्स हैं कंपनी के पास, कब ये मसला हल होगा, चल क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो लाहौर पार्किंग कंपनी को जब वजूद में लाया गया तो उसके कुछ मसाइल पहले दिन से ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट पावर्स ना होना, जिसकी वजह से हम आज तक लाहौर में पूरी तरह इन्फोर्स नहीं कर सके। बहुत सारे फोरम्स पे इसको हमने प्लीड भी किया, जैसे कि स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का आपने जिक्र किया, उसमें भी हमने इसको प्लीड किया, लेकिन स्टिल हमें अभी तक कोई एज सच पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। आपके पास क्या इख्तियार नहीं है जो आपके पास होना चाहिए? तो हमारे पास इन्फोर्समेंट का राइट होना चाहिए कि हम अगर किसी इलीगल पार्किंग स्टैंड को या ओवर पार्किंग लगी हुई को देखें तो उसके ऊपर फौरन से चालान करके उसे कंपनी को टेक ओवर करे और कंपनी उसको उसी वक्त ऑपरेट करना शुरू करे, ताकि अगर लोगों को उसकी वजह से कोई मसाइल हो रहे हैं तो हम उसी वक्त उसको ठीक करने की शुरू कर दें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता एक आधे दिन में 2 दिन में चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए। लेकिन होता यह है कि हम उसको अगर हम अव्वल तो हमारे पास एक्शन लेने का राइट नहीं है, अगर हम एक्शन ले लेते हैं तो वो फिर उसको नोटिफिकेशन का एक प्रोसेस है। एक्शन आपको लेना हो तो फिर आपके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या हमने अगर कोई एक्शन लेना है तो हमें पहले MCL से, उनके टैक्स TCs हैं, टैक्स कलेक्टर्स, उनसे रब्ता करना पड़ता है। वो अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के आते हैं और फिर पर्चा देते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन अगर वो, क्योंकि नोटिफिकेशन का एक पूरा प्रोसीजर है जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, अखबार में इश्तिहार जाता है, एतराज़ात आते हैं, उसके बाद वो नोटिफाई होती है। तो इस प्रोसीजर को हमें मिल के थोड़ा सा शॉर्ट डाउन करके, कट डाउन करके, ताकि लोगों की फायदा हो सके। इमरान मलिक, इनके पास उतने इख्तियारात नहीं है जितने ये चाहते हैं। जब हम इदारों की बात करते हैं, 2 इदारों ने मिलकर काम करना है, कोलैबोरेशन का फुकदान हमेशा हम देखते हैं। देखिए सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अहम इशू है। आने वाले वक्त में सबसे अहम इशू ये बन जाना है, क्योंकि एक घर होता है 4 गाड़ियाँ होती हैं, एक प्लाजा होता है 600 गाड़ियाँ होती हैं और मोटरसाइकिलों की तो बहुतात है। आपके लाहौर में एक रोड पे खड़े हो जाएं तो आप मोटरसाइकिल और गाड़ियों को अकेला बंदा गिन नहीं सकता, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये भी हुआ है कि हमारी कहीं पे ड्यूटी लगी हुई है रोड पे तो हम गिनने की कोशिश करते हैं,
कि आज जरा शहरी रिपोर्टर बन के अपनी तरह एक सर्वे देखें, किया जाए अपने दौर मगर में। नहीं होता हमसे ये ना। अब सूरत हाल यही है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपकी पार्किंग आसान है तो आपको अंदर शॉपिंग करने का भी मजा आएगा, आपको कहीं पे बैठने का भी मजा आएगा कि मुझे अपनी गाड़ी की फिक्र नहीं है। अगर आप रोड पे लगाकर 20 रुपए का 10 रुपए का टोकन लेकर अंदर जाते हैं तो आपके जेब में यही रहता है शायद बाहर को उठाकर तो नहीं ले गया गाड़ी, क्योंकि इन्होंने पार्किंग की जो टिकट्स हैं पता नहीं किसकी टिकट्स हैं, हमें तो आज तक नहीं पता चला, क्योंकि जो पार्किंग कंपनी की टिकट्स होती हैं उसमें बाकायदा तौर पर लिखा होता है, कंप्यूटर राज नंबर होते हैं उनकी। इनके तो पास कंप्यूटराइज जो सिस्टम था वो भी अब वैसे नहीं चल रहा, क्योंकि रोटरी इनकी पार्किंग आई वो लगाएगी फिरोजपुर रोड पे पहली मशीन, वो पता नहीं लगी हुई है या नहीं लगी हुई। उसके बाद मार रोड पे नकी मार्केट के आगे इन्होंने कंप्यूटराइज जो है वो लगाया एग्जिट के हवाले से, ये गाड़ी दाखिल होगी और आगे से निकल जाएगी, बाकायदा तो मशीन्स वगैरह लगाई गई, मगर वो भी मनसूबा कामयाब नहीं है। अब रेहान भाई की मैं एक बात का जवाब दे दूँ कि अगर ये MCL से मदद मांगते हैं तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इन्होंने कहा वो अपनी मसरूफियत से बाहर निकल के नहीं आते, वो कैसे आएंगे, स्टैंड तो आपके पास है, पैसे तो आप ले रहे हैं, पार्किंग के पैसे तो कंपनी ले रही है, तो उनको ना तो कोई परसेंटेज दी जाती है, जैसे पहले उनकी एक है थी हल्लाशेरी सोचना है ना ये हाँ। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो एक जैसे पहले देखें लाहौर में फर्ज करते हैं इनके टोटल स्टैंड है 200 या 224, अब लाहौर में मैं आपको वैसे बता दूं तो 1000 स्टैंड है। आप अंदरून शहर जो आप अंदरून शहर में खाली चले जाए, अंदरून शहर में जगह जगह स्टैंड लगे हुए हैं, जगह जगह स्टैंड लगे हैं, और ये नहीं है कि 20-25 मोटरसाइकिल होंगे, कोई 100 कोई 150 कोई 200, फिर अंदर चले जाए हजारों मोटरसाइकिल। आजम क्लॉथ मार्केट के आगे जो पूरी जगह वो किसके पास है, प्लाजे वालों के पास है। टी सेंटर में आज क्यों लगी है, सब कुछ उनके पास अपने पास है, इनके पास कुछ नहीं था, कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन कोई रेवेन्यू इनके पास ही ना। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, मैंने एक दिन इनके जो बॉस है उनसे पूछा, मैंने कहा आपके मेन बुलेवार्ड पे कोई कंपनी का पार्किंग स्टैंड नहीं, उन्होंने कहा एक भी नहीं है। मैंने कहा वजह क्या है, कहते तमाम प्लाजा मालकन जो है वो खुद इनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हमें अंदर घुसने नहीं देते। अब ये किसका काम है, MCL का। जब MCL थी तब उनके पास ये लोग बैठते, क्योंकि उनके पास एक नहीं होता कि इन्फोर्समेंट करनी है, उनके पास 150 तरीके हैं। वन डिश पकड़ी जाती है तो आपका ख्याल है कि वन डिश एक्ट के खिलाफ वर्जी पर ये पर्चा दिया जाता है? नहीं, वो दिया जाता है कि इसकी बिल्डिंग गैर कानूनी है, मार्की गैर कानूनी है, बहुत सारे इनके पास पर्चा देने के इख्तियारात मौजूद होते हैं, ये उनको इस्तेमाल करते हैं। अब वन डिश पे तो ये फौरी तौर पर जुर्माना ही इतना है, अगला बंदा जुर्माना ही पे नहीं कर सकता। कितने पार्किंग स्टैंड्स हैं इस वक्त कंपनी के पास? इस वक्त जी जो करंटली ऑपरेशनल है जिनसे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो तकरीबन 205 के करीब है, और जो 800 हैं वो प्राइवेट लोग सरकारी खजाने पे थोड़ी सी इसके अंदर ना कॉन्ट्रडिक्शन है। 800 पार्किंग स्टैंड्स क्लेम करना और उनको प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट की हुई है अपने बोर्ड में जो कि तश्कील हो गया है कि हम इसका एक वर्ल्ड लाहौर वाइड सर्वे करना चाहते हैं, जिससे एक मास्टर प्लान बनेगा, जिससे सारी चीजें क्लैरिटी में आ जाएंगी। क्योंकि अगर हम एक किसी पॉइंट को जहां 10 बाइकें कंपनी सर कंपनी कितने साल हो गए वैसे? कंपनी को जी बने हुए अब तकरीबन 7 साल में हमने सर्वे ही नहीं किया कि कितने नहीं, हमने देखे 7 सालों में से 3 साल तो बोर्ड ही नहीं था, 3 साल तो बोर्ड ही नहीं था। चले 5 साल में भी, अब 3 साल में बोर्ड नहीं था और उससे पहले 2 साल कोई परमानेंट MD बैठा ही नहीं है। देखें कंपनी के मसाइल को कोई सुनने को तैयार नहीं, उसकी दाद रसी करने को कोई तैयार नहीं। क्यों बनाई गई? हमारे जो टैक्सेस के पैसे हैं वो अफसरान को पे हो रहे हैं, और अफसरान क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं इससे भी आगे चलूंगा। देखिए कंपनी बनाई गई लोगों की, शहरियों की सहूलत के लिए, ऐसे ही है। कितनी सहूलत मिल रही है? कोई सहूलत नहीं, बिलीव करें देखता भी कोई नहीं। वो इसलिए कि आपको अगर आगे से उसके एवज में कोई अच्छी पार्किंग नहीं मिली ना, जहाँ पे जाए हैजर्ड ट्रैफिक हैजर्ड, यानी कि अगर आपने सर्विस लाइन पर पार्किंग बनाई है, उसकी लाइनिंग इन्होंने कर दी है, तो उसकी लाइनिंग इन्होंने की है 1 लाइन या 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे 4 लाइनें, पैनोरामा के आगे से तो बंदा नहीं गुजर सकता। अच्छा ये साहब जो बैठे हुए हैं रेहान साहब, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इसके ऊपर इन्फोर्समेंट के इख्तियारात इनके पास नहीं है। अब ये लाइनिंग तो कर रहे, उसको इन्फोर्स किसने करवाना है? MCL ने। अच्छा वही बात आ गई, MCL क्यों आए उनके पास? वो कहते हैं हमारे पास तो कंपनी नहीं है, जो इनके पैसे हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाते हैं। किसको कसूरवार कहें? मैं ये कहता हूँ कि अफसरों की जो कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल सामने आते हैं। देखें अब ये सूरत हाल जो है, कमिश्नर लाहौर फादर ऑफ सिटी है ना,
उनके पास चले जाते हैं, डीसी लाहौर को बुला लेंगे। अब डीसी जो है वो चेयरमैन है पार्किंग कंपनी के बोर्ड के, नए बोर्ड के, अब आप उनको बुला लें। अब आप इनके एमडी को जो पार्किंग कंपनी के उनको बुला लें। जब ये बैठेंगे तो मसला वहीं पे आ जाएगा कि जी इन्फोर्समेंट किसने करनी है, वो कहें जी हमने करनी है। एक दिन जिस दिन हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक दिन चलान होने शुरू होते हैं, पार्किंग स्टैंड के पर्चे भी हो जाते हैं। बिलीव करें करीम, मुझे अभी भी याद है जिस दिन हमने दिया था ना, तो करीम ब्लॉक में इन्होंने 2 पार्किंग स्टैंड कैंसिल कर दिए, पर्चे दे दिए, 5 बंदों को लेकर चले गए। उसके बाद वही पार्किंग स्टैंड उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ लगा हुआ है। अब मुझे बताएं कि इतना बड़ा माफिया है, उस माफिया को कंट्रोल करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि सूटेड बूटेड लोग वहां पे जाकर उसको कंट्रोल करेंगे। ये तो इसके लिए तो इनके पास अलग से प्राइवेट टीमें भी होनी चाहिए कि एक पार्किंग स्टैंड है, उसके लिए इनके हिसाब से रोजाना से उस पार्किंग स्टैंड से इनको 5000 रुपया आता है एक दिन का, फर्ज कर लेते हैं। और पूरे महीने बाद अगर हिसाब किताब देखें तो उसके पास आपको अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कमाऊ पूत बन सकता है जिसे बिल्कुल यूटिलाइज मैं आपको बताने लगा हूं कि साबका डीसी लाहौर जो थे उन्होंने मुझे बताया कि इस कंपनी से अगर हम चाहें, अगर ये तमाम अफसरान इकट्ठे हो जाएं, एक टेबल पे आ जाएं, तो 4.5 अरब रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। रेहान साहब, सालाना वजीर आला साहब ने नोटिस भी लिया था, उन्होंने कुछ मामलात के शहर के उसमें पार्किंग का भी बहुत उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद क्या हुआ, क्या रहा है, अब चल क्या रहा है, ठीक कैसे अभी जी ऐसा है कि कंपनी के कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंपनी अभी फुल थ्रॉटल में काम नहीं कर सक रही। एक तो ये है कि जी हम थोड़ा सा अंडर स्टाफ्ड हैं, दूसरा कुछ अभी तकरीबन कितना स्टाफ होगा अंदाजा? अभी जो हम ऑफिस के जो बेसिकली जो ओवरऑल मॉनिटरिंग के हैं वो सिर्फ हम कोई तकरीबन 20 लोग रह गए हैं, जो कि टोटल स्ट्रेंथ है हमारी तकरीबन होनी चाहिए तकरीबन 45-46 की। अब वो इसलिए कि बोर्ड नहीं था, बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जिस वजह से हम उसको अभी तक कैटर नहीं कर सके। एक तो ये, दूसरा जी ये प्रॉब्लम है कि हमारे हर वक्त ना हमें कह दिया जाता है जी कंपनी सही काम नहीं कर रही, इसको बंद कर दी। एक अनसर्टेनिटी रहती है कि कंपनी किस तरफ काम करे, किस तरफ काम ना करे। दिखा देना फिर नहीं, हमने काम करके दिखाया है। पास्ट में हमने रेवेन्यू जनरेशन, हमने जो MCL कमा रहा था उससे 200% ज्यादा कमा के दे चुके हैं। देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने हमें 10 करोड़ रुपया दिया और हमने उनको अब तक इससे ज्यादा 231 मिलियन अब तक हम जमा करा चुके हैं। जब मानी नहीं जा रही, MCL नहीं मान रहा, जाएं डीसी साहब के पास, जाएं कमिश्नर साहब के पास, उनको जाके करे शिकायत, वज़ीर आला साहब को लिखे खत। सबसे हाईएस्ट फोरम SMU था, उससे बड़ा फोरम तो नहीं है ना जी, क्योंकि वो डायरेक्ट वज़ीर आला को रिपोर्ट। हमने उस पर भी इस बात को प्लीड किया कि जी हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको ये मतलब जब भी लास्ट मीटिंग हुई थी हमने उसमें प्लीड किया इस चीज को। और जहां तक ये सवाल है कि जी पार्किंग कंपनी ने कोई सहूलियत फराहम नहीं की अभी तक, प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि पार्किंग रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से उनकी सर्विसेज भी दी जाती हैं। हमारे पास पिछले 7 साल से मोटरसाइकिल के 10 रुपए हैं और पिछले 3 साल से 3.5 साल से उसको 20 थे, उनको 30 किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पास कैश आ रहा है उसमें 75% तो जो भी हम कमाते हैं वो हम MCL को दे देते हैं, बाकी जो 25% बचते हैं अब उसमें से हम अपनी तनख्वाहें दें कि पार्किंग स्टैंडर्ड के वो पार्किंग के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें। कंपनी सेम के साथ बनाई गई थी 2012 में कि इसने सिर्फ फोकस करना है लोगों की बेहतरी पे और लोगों की फैसिलिटेशन पे। किस हद तक हो अच्छा, मैं यहीं पे सिर्फ एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। जहां पे फैसिलिटेशन का सवाल आता है ना, वहां पे फिर आप रेवेन्यूज को मॉनिटर नहीं करते, वहां पे आप ये देखते हैं कि कंपनी फैसिलिटेट करने के लिए अपनी कितनी एफर्ट्स सारी पार्किंग आपके पास आ जाए तो मेरा ख्याल लेकिन मैम किसी भी वक्त में हमें हमेशा ये कहा जाता है जी कि आप पैसे नहीं कमा रहे भाई, आपने पैसे कमाने हैं तो फिर फैसिलिटेशन नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क का एक सेट स्टैंडर्ड लोगों का ये है कि वो जहां आते हैं वो चाहते हैं मेरी गाड़ी वहीं करिए। लेकिन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पार्किंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपको जहां जगह मिले आपने वहां खड़ी करनी है। ये नहीं फोर्स करना कि मैंने इसके पीछे ही लगा के खड़ी करी। जहां पैनोरामा की बात हो रही है वहां पे हमारी लाइन के पीछे चमन आइसक्रीम वालों के लोगों की लाइन खड़ी होती है, अब उसको हटाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो ट्रैफिक पुलिस। मैं कोई इसमें दावा नहीं करने लगा। रेहान भाई, बस एक सवाल है कि आपके बोर्ड में कितने टोटल मेंबर हैं? इस वक्त 8। 8 में MCL के कितने मेंबर हैं? 1। 7 कंपनी के हैं। 70 नहीं, कंपनी के नहीं है, कंपनी के MD होंगे। कंपनी का सिर्फ एक अब MD वो लोग मेंबर हैं जिनके पास ये पैसे नहीं जा रहे। MCL का एक क्या लेंगे फिर? 70% वो लेकर जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपके बोर्ड में कुछ ताजरों के मेंबर भी हैं?
हमारे नहीं, ताजर कोई होता नहीं। सबसे कौन बड़ा कौन है ये बोर्ड में, ये भी जरा मैं हाँ। उसे देखें, सबसे बड़ा एज आपके शालमी ट्रैफिक हैजर्ड, आपका माल रोड ट्रैफिक हैजर्ड, आपका लाहू चौक ट्रैफिक हैजर्ड, फिरोजपुर रोड। आप अपने जितने भी ये ट्रैफिक हैजर्ड वाली जगह हैं उन लोगों को बीच में बोर्ड में शामिल करें, सीएम से मंजूरी लें, जो असल मसाइल हैं उनके भी सुने। आपके बोर्ड होल्डर्स हैं उनको भी हम आपके बोर्ड का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे में मीटिंग करता हूं, आपने उसको पूरा दिन लॉन्ग लेके जाएं, क्योंकि आप उसका वजीफा ले रहे हैं, फी बंदे को उसके पैसे मिलते हैं, आपके कितने इजलास हुए उसका हर बंदे को पैसे मिलते हैं बाकायदा तौर पर, और सरकारी तरीके से वो पैसे दिए जाते हैं। मकसद ये है कि 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर में डीसी लाहौर चेयरमैन एज अ चेयरमैनशिप कर रहे होंगे, जो इनके एमडी होंगे वो भी एज अ मेंबर होंगे या सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दे रहे होंगे, और इसके साथ साथ पीसीओ लाहौर मेंबर है ना, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर मेंबर है ना आपके। अब एमसीएल जिनके पास आपके जो महाना आप 10 करोड़ या 5 करोड़ जमा करा रहे हैं, उसमें से 3 करोड़ आप एमसीएल को दे रहे हैं, 2 करोड़ आप रख ले हैं, तो अगर जिनको आप 3 करोड़ दे रहे हैं उनके आपके पास मेंबर ही एक है, ताकि देखें आपने तो इसका मतलब है कि उनको बीच में इसलिए रख लिया कि इनको एक हुक्म दिलवाना है, इस तरह नहीं होगा। आप उसको भी रखें जो आपके साथ मेन बंदा है, डीओ पब्लिक फैसिलिटी शहरी सहूलियात, उसको पता है कि पुराना क्या था अब क्या है, क्योंकि ये लोग इन लोगों के अंदर घुसे हुए हैं प्लाजे मालकान के, इनको पता होता है। देखें आज तक आप मेन बुलेवार्ड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सके, आपको अंदर नहीं आने देते। रिगा सेंटर देख लें, आपका हफीज सेंटर देख लें, आपका अल हफीज सेंटर देख लें, गुलबर्ग सेंटर देख लें, आप आगे चले। यानी गुलबर्ग में तो जाने की इनको इजाजत ही नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन मैंने पूछा, कहते जी हमारे पास तो किसी का कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कहा हमारे पास ना 14 से 17 स्टैंड थे। हाँ। जब रोड वाइडनिंग हुई तो वो खत्म कर दिए गए, हुक्म भी आया था कि अलोंग द रोड साइड सर्विस साइड पे पार्किंग नहीं लगी। अब जो अंदर के लगा ली है, आपने अंदर के अब वो लोगों ने जहां लगाई वो अंदर उनकी अपनी जगहों पे लगी हुई है। अब अच्छा रेहान साहब, अब हमें सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, बहुत सिंपल। अभी जो हालात चल रहे हैं पिछले कई सालों से ऐसे ही चल रहे हैं, इन हालात के साथ कोई बेहतरी आएगी? कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जा रहा है? देखिए कंपनी को अगर आप फुली सपोर्ट करें सारे मिलके, जैसे सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह बैठ जाएं, जैसे इमरान भाई ने भी कहा, अगर हम सारे बैठ जाएं तो इसका हल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले सबको यही देखना है कि जहां भी कोई नई चीज़ बन रही है क्या उतनी जगह पार्किंग के लिए छोड़ी जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। अभी शालमी का इमरान भाई ने नाम लिया, शाह आलम में कई जगहों पे अभी रिसेंटली नए प्लाजे बने लेकिन उनकी पार्किंग नहीं है। अब दुकानें तो 400 हैं, अब हर दुकान में अगर मैं 4 मोटरसाइकिल मैं फिर वापस आता हूं सर, मैं फिर वापस आता हूं मेरे हाल। आपने क्या एलडीए का टाउन प्लानर का बीच में मेंबर रखा? आपने क्या एमसीएल के टाउन प्लानर का बीच में? कि इमारत तब तक नहीं बनेगी जब तक हम पार्किंग का एनओसी नहीं देंगे। ये हमारा हम पार्किंग नहीं, आपका काम नहीं है, मगर आपने क्या बात सवाल उठाया। देखिए जब आप देखिए, मुझे भी पता है प्लाजे कैसे बनते हैं, मगर उस प्लाजे को बनने के लिए आपका एनओसी दरकार है। हमारा नहीं, यही तो इन्फोर्समेंट है। आप उसके ऊपर लेटर लिखें। लाहौर में फर्ज करते हैं 500 प्लाजे हैं, आप 500 प्लाजों का लेटर लिखें कि जी हमें पूछा नहीं जाता कि कैसे कौन तमीर करवा रहा है, पार्किंग सारी सड़क पे आ गई है लोगों के, मेरे पास लोगों देखें मेरा राइट है आपके ऊपर, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, मैं पेडिस्ट्रियन राइट मांग रहा हूँ आपसे। मेरा पैदल सवाल का राइट जो है राइट होगा, देखिए पैदल चलने वाले का राइट जो है वो सरकार पे बनता है, वो टैक्स पेड है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी तरह हमें भी सवाल पूछना चाहिए जब वो प्लाजा बन जाता है एनफोर्समेंट राइट्स क्यों नहीं? 72 दुकानों का, तो उसमें हर बंदा, अच्छा सबसे बड़ी बात है सेठ गाड़ी के बगैर तो आता नहीं है, वो गाड़ी में आते हैं और जनाब बाहर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके बाद उसको देखा देखी 4-5 बंदे हो रहा देते हैं, वो पूरी सड़क जो है वो मेरा राइट खत्म हो गया। अच्छा वो क्या हुआ जी, फुटपाथ जो बने हुए हैं वहां पे तजावजत माफिया आ गया, उन्होंने पहले एक छोटा ठेला लगाया, मुझे हर तरफ यही करके दे, मुझे इसको कंक्लूड करके दें। जो हमारे रेहान साहब है उन्होंने तो कह दिया है कि जो हालात चल रहे हैं जब तक मिलके नहीं बैठेंगे तब तक मामला ठीक नहीं होगा। तो सूरत हाल चल रही है, वज़ीर आला साहब ने नोटिस भी लिया हुआ है इस मामले पे, क्या हुआ है इसका? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, पूछे क्यों? आपके सामने LWMC चल रही है, साफ पानी कंपनी बंद हो गई है, आपके सामने ये कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, लोग देखें रेहान अच्छी नेचर का है, ये अपना काम रोजाना करके जा रहा है, इनके जो बॉसेस हैं वो अपना काम रोजाना करके जा रहे हैं। देखें जो होती है प्रेजेंटेशन, आप भी कोई काम करेंगे तो आपके कागजात लिखे जाने हैं, मुंह ज़बानी बातें, मामले को ठीक करने के लिए सर मुंह ज़बानी बातें तो नहीं होनी ना बड़ों की वहां पे। सीरियसनेस है
इस मामले को ठीक करने के हवाले से? मेरा ख्याल है संजीदगी नहीं है। अच्छा, मामला ये चाह रहे यही हैं, ये कंपनी चाह रही है संजीदगी कि ये लोग संजीदा हो, हाँ। मगर आगे से कोई इनके साथ संजीदा नहीं हो रहा। इमरान, मामला यही है कि जब बड़े संजीदगी नहीं दिखा रहे, नहीं तो दिखा, नीचे वालों को क्या जरूरत है, उनको तनख्वाह नहीं दिखा रहे। वो इसलिए कि अब इनको रोज कह दिया जाता है जी आपकी कंपनी बंद होने लगी है। जब रेहान को जी पता चल गया कि मेरी कंपनी बंद, रेहान उसको कहता अच्छा मैं कोई और नौकरी तलाश करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ रहना नहीं है। अब ये पूरे 2-3 माह से इनके साथ चल रहा है और ये लोग रोजाना पता नहीं क्या क्या सोच के आते हैं। यानी और ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रेहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मामला वही है जी, कोलैबोरेशन का फुकदान है इदारों में और इसके साथ साथ इख्तियारात की जंग है, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत नहीं मिल रही। और आने वाले वक्त में जब तक बड़ों की जानिब से संजीदगी ना दिखाई गई, ये पार्किंग के मसले हल होने वाले नहीं है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। तो बदलता हुआ मौसम अपने साथ ना सिर्फ मलबूसात और खाने पीने की तब्दीलियां लेकर आता है, बल्कि साथ ही साथ मिजाज, तबीयत और सेहत पर भी इसके असरात मुरतब होने लगते हैं। मौसम की तब्दीली खसूसन बच्चों की तबीयत, बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। बड़ों की निस्बत बच्चों में चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़अत कहा जाता है कि कम होती है, इसलिए मौसमी बीमारियां जल्द ही उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। इसके अलावा मच्छर भी तेज़ी से फैलने लगते हैं, जिसके काटने से तेज़ बुखार हो सकता है। आपको मलेरिया जैसी संगीन बीमारियां भी लग सकती हैं। जब मौसम तब्दील हो रहा होता है और दिन में गर्मी और रात में सर्दी का एहसास होने लगता है, तो ऐसे में दर्जा हरारत की ये तब्दीली सेहत पर काफ़ी बुरे असरात भी मुरतब कर सकती है। और अगर इस दौरान बारिश ना हो, खुश्क सर्दी बढ़ जाती है, तो मौसम की तब्दीली की वजह से बैक्टीरिया और कई किस्म के वायरसेस फ़ज़ा में फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मौसमी बीमारियां फैलने का खदशा बहुत बढ़ जाता है। मौसम की ये तब्दीली अपने साथ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नमूनिया जैसी आम तौर से मौसमियाती बीमारियां कहा जाता है, ये साथ लेकर आती है। ऐसे माहौल में जहां पहले ही डेंगू, पोलियो, कोरोना वायरस का खतरा मौजूद है, वहां मौसम की तब्दीली की वजह से बीमारियों में इजाफे का खदशा मज़ीद बढ़ चुका है। माहिरीन सेहत के मुताबिक बदलते मौसम में आमतौर पर एलर्जी और मौसमी बीमारियों के मसाइल बढ़ जाते हैं और बीमारियों में गले की खराश, आंखों और गले में दर्द वगैरह की अलामात काबिल ज़िक्र हुआ करती हैं। मौसमी बीमारियों के असरात से बचने के लिए अगर कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाए तो मौसम सरमा को एक सेहतमंद तरीके से गुजारा जा सकता है। वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जिन्हें इख्तियार करने से हम बदलते मौसमों के मुज़र असरात से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों की खास तौर पर बात करेंगे, खास तौर पर हम बुजुर्गों की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों वल्नरेबल ग्रुप्स कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है इन पर जल्दी अटैक करती हैं। इसी पर बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब है, जनरल फिजिशियन है। सब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जी कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर न्याज साहब है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, XMS जनरल अस्पताल भी आप रह चुके हैं। सब प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों की सेहत, बदलते मौसम, स्मोक का अटैक है, कोरोना की सूरत हाल है, खुश्क सर्दी है, बारिश हो नहीं रही, इस तरह की बीमारियाँ बहुत रिपोर्ट हो रही हैं बच्चों में जी। आजकल तो ज़्यादातर टेम्परेचर, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं जी। बीच में टाइफाइड के बच्चे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इन प्रीवियस मंथ्स टाइफाइड बहुत ज़्यादा था पूरे लाहौर में। हेपेटाइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर इसके अलावा गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया के बहुत बच्चे आ रहे हैं। कफ के साथ हर दूसरा बच्चा ऑलमोस्ट आ रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू के बच्चे माएँ बहुत कंप्लेंट करती हैं और इनमें हाई ग्रेड फीवर भी होता है, किन्हीं को लो ग्रेड फीवर होता है। एट द सेम टाइम गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया जिसको कहते हैं, वोमिटिंग बच्चों को बहुत आजकल हो रही है। रिपीटेडली ये बच्चे ऐसे आ रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा, ये जो दर्जा हरारत हम कम ज़्यादा होने की बात करते हैं, पंखा AC चलाएं तो ठंड लगती है, बंद कर दें तो गर्मी लगती है, जिस्म का ठंडा गर्म हो जाना, इस तरह की बातें ये कितनी खतरनाक होती हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने सबसे पहले ये सारी चीज़ें बता दी हैं, सारा जिक्र कर दिया है। मौसम की तब्दीली जो है वो सेहत के ऊपर डेफिनेटली असर करती है और उसमें जो जैसे आपने फरमाया कि जो टेम्परेचर जब कम होता है तो उससे ख़ास तौर पे जो नाक, कान, गले की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं
सिलिया एक प्रोटेक्टिव मूवमेंट्स होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइनिंग होती है नाक और गले की, वो नॉर्मली जो है वो जो जरासीम कोई भी हो, वायरस है या बैक्टीरिया, उनको एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं। तो जब टेम्परेचर कम होता है कोल्ड इन्वायरमेंट में, उसकी मूवमेंट्स कम होने से जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ती हैं। और उसमें होता ये है कि आम तौर पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, बाहर टेम्परेचर कम हो जाता है और गले का टेम्परेचर और बाकी कम, और उससे ये होता है कि आपका जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा इसमें उसको इन्वायरमेंट हेल्दी हेल्पफुल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि हम आम तौर पे केयर नहीं कर रहे होते। ठंड, शाम के टाइम पे ठंड ज़्यादा होती है और सुबह के टाइम पे ज़्यादा होती है, दोपहर को ज़रा गर्मी आपने फील किया होगा कि होती है, तो हम लोग कपड़े भी हल्के पहन लेते हैं और उसकी वजह से जिस्म में बुखार, दर्द वर्द, ये इस तरह की चीज़ें भी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा हो रही है। नाक से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम शुरू होती है। ये एक किस्म की आप समझें कि अल्लाह ताला ने एक गार्ड है जो बीमारियों की बचत की एक तरीक़ेकार है। सिलिया इसमें मौजूद है, नॉर्मली ये एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो टेम्परेचर कम होने से वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है और वो प्रॉब्लम जो हैं इस तरह के सारे आपको पता है, रनिंग नोज, फ्लू, थ्रोट कंजेशन जो होती है, खांसी की प्रॉब्लम, आप जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, बहुत ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम कहते हैं, इसमें नाक कान गले की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको कम करना है, मेंटेन करना है। हाँ, और दूसरा ये है कि एकदम आप ठंडे पानी से बचें, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की। डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर पे हमने ज़रूर बात करनी है, लेकिन सर पहले हमें ये बताइए कि हम सुनते हैं अक्सर, मैंने भी बचपन से सुना है, अभी तक सुनते आ रही हैं कि जाती सर्दी लगती है या आती सर्दी लगती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट बड़ा आ रहा है। मैं तो सारी माओं को कहता हूँ कि आप बच्चे को दूध भी पिलाओ, तो अगर आप वॉशरूम में गए हो या किचन में हो, आपका जिस्म गर्म है या ठंडा है, उसको बैलेंस करके फिर बच्चे को फीडिंग करवाओ। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बच्चा, तो उसमें वायरस ट्रांसमिट होने का डर है। फिर आजकल ट्रेंड ये है कि बच्चे जो छोटे हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, वो एसी भी चला लेते हैं, तेज़ फैन भी चला लेते हैं और इसकी परवाह नहीं करते। फिर उनको अक्सर देखा जी, माएँ आती थी, बच्चा रात को तेज़ एसी चलाया हुआ था, पंखा चलाया हुआ था, तो बच्चे को फीवर हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसमें वही जो बात पहले की है कि टेम्परेचर इम्बैलेंस होने से वायरस एक दूसरे शिफ्ट हो जाता है, तो फिर उसमें उसका असर भी होता है, टेम्परेचर होता है, वोमिटिंग होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब सर्दी की हम बात कर रहे होते हैं तो हम लोग नमूनिया की शिकायत बहुत सुनते हैं, और खासतौर पर सर्दियों में नमूनिया बाकी बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में ही ज़्यादा होता है। लो बार नमूनिया होता है, डबल नमूनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। सर्दियों में एक तो वायरस अटैक करता है, फिर सुपर एडेड इन्फेक्शन बैक्टीरिया होती है, उससे चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया, खांसी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन डिजीज़ इन विंटर सीजन। ठीक डॉक्टर, इसका बचाव का तरीका ये कि एक तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, डाइट माँ भी अच्छी ले, पेरेंट्स भी अच्छे लें, और बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप रखा है, गर्म रखा है, वो ज़्यादा बेहतर है। वो कहवों के इस्तेमाल करें, सूप पिए, यखनी पिए, इस वजह से इम्यूनिटी बढ़ाए। डिफरेंट उसके तरीके हैं खाने के, पीने के, लेने के, डाइट को इम्प्रूव करने के, वो ज़्यादा लें। ठीक डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, जब हम नमूनिया की बात कर रहे होते हैं, ये छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में क्या ज़्यादा खतरनाक होता है, या नौजवानों में भी उतना ही अटैक होता है और वो भी खतरनाक होता है? एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जो होती हैं, जैसे बच्चे भी एक्सट्रीम ऑफ एज में आते हैं और जो बुजुर्ग हमारे शहरी हैं वो भी एक्सट्रीम ऑफ एज में आते हैं। दोनों ही वल्नरेबल है, दोनों ही रिस्की एक एज ग्रुप है जिसमें ये जो नमूनिया जो है वो बढ़ जाता है। तो आप देखें कि इसीलिए हम कहते हैं कि जो 60 साल से उम्र के बड़े लोग हैं वो नमूनिया की वैक्सीनेशन जो होती है, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, वो करवाएं। और जो पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ में हैं या ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें कि कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, कौन से मंथ में वैक्सीन करवा लेनी चाहिए नमूनिया के हवाले से? नॉर्मली जो हर साल नई वैक्सीन आती है फ्लू की, खासतौर पर नमूनिया की तो आमतौर पर जो हम करते हैं यही मौसम है, अक्टूबर से सितंबर में कर देनी चाहिए, सितंबर अक्टूबर में। फ्लू वैक्सीन जो है ख़ास तौर पे
वो हर साल उसका स्ट्रेन बदलता है। तो नया स्ट्रेन जो है वो आता है और हर साल 1 साल की वो वैक्सीन जो है वो वैलिड होती है, वो इफेक्टिव होती है। मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि ये रिसेंटली कोविड इन्फेक्शन हुई और कोविड का जो स्ट्रेन है वो फ्लू के स्ट्रेन सारे मिल के एक ख़ास किस्म की एक कम्प्लेक्स सा बना, तो इसकी वैक्सीन जो है अभी लग जानी चाहिए थी, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कोई भी जो फार्मास्यूटिकल वाले लोग जो हैं, जो ये बनाने वाले थे वैक्सीन, बड़े जो इदारे थे, उनकी अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं कि जी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम पाकिस्तान में ये वैक्सीन जो है अभी तक वो लेके नहीं आ रहे। तो अक्सर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमें एंड ऐसे पेशेंट के लिए ये रिक्वायर्ड भी है कि हम वे वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हर साल हम लगाते हैं वैक्सीन, इसकी इसी महीने में लगाते हैं। बचत हो जाती है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन से कितने फीसद तक बच्चों को हम नमूनिया से या फ्लू से बचा सकते हैं? मोर देन 95 बच्चे बच जाते हैं इसमें। अगर ये तो फिर डॉक्टर साहब बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हमारे यहाँ तो वैक्सीन का ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड नहीं है, कुछ फैमिली लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। और कोविड की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो वैक्सीन अभी नहीं हुई, लेकिन फैमिली कोन वाले एक अदारा है डॉक्टरों का बड़ा अच्छा, वो वैक्सीन उन्होंने मंगवाई, अगर कोई वॉलंटरी तो प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त वो ट्रायल बेसिस पे है। ठीक। डॉक्टर साहब, नमूनिया की हम बात करें, हमें ये बताइए कि इसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? नमूनिया के सिस्टम ये होता है कि एक तो बच्चे को टेम्परेचर होता है, वॉमिटिंग होती है और ब्रेथलेसनेस होती है, बच्चे का सांस ज़्यादा चलता है। माँ आती कहती है मेरे बच्चे की पसलियाँ तेज़ चल रही हैं। तेज़ चलने की वजह ये साइड पे पैच बन जाता है चेस्ट में और उसकी वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। सर्दियों में ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि बच्चे की छाती से छोटा सा बच्चा है, खर खर की आवाज़ बड़ी आती है। वो होता है कि ब्रीदिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती, सांस लेना आसान नहीं होता, निकालना डिफ़िकल्ट होता है, वो फिर ब्रीदिंग चेस्ट की डिफ़िकल्ट होती है। तो नमूनिया का ये टेम्परेचर हाई ग्रेड होता है, उसका फौरी तौर पे एक्सरे करवाएं, एक्सरे में पैच नज़र आएगा कि इसका है हैवी, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, बाकी सपोर्टिव तरह पैनाडॉल या डिफरेंट तरह के डिफरेंट उसका क्राइटेरिया। डॉक्टर साहब, अब जब हम नमूनिया की बात करते हैं या फिर बच्चों के फ्लू जुकाम की बात करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको माएँ डॉक्टर के पास भी लेके जा रही हैं, मेडिसिन भी करा रही हैं, सब कुछ करा रही हैं, लेकिन अभी से लेकर पूरा सर्दी का सीजन उनका इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ ही गुजर रहा है। ये क्या वजह है? अच्छा, मैं ये एक जिक्र करना चाहता हूँ कि जो आम तौर पे नमूनिया या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादातर वायरल है। बैक्टीरियल जो है वो तकरीबन 30% है, और हर वायरल जो प्रॉब्लम है उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ मैं नहीं समझता हूँ कि बड़ा ही गलत है। और हम लोग होता ये है कि घर में पहले ही एंटीबायोटिक को यूज़ कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने से अपने तौर पे करते हैं, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उसके बाद मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो भी एंटीबायोटिक, वो भी डॉक्टर बने हुए, वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया तो वो बच्चा था, उसका कोई 10-11 साल का, तो वो कहता है जी मैंने उसने एंटीबायोटिक का ब्रांड मुझे गिनवा दिया, मैंने ये दे दिया, वो दे दिया। मैंने कहा एक दिन दिया होगा। मैंने कहा करते क्या हो? जी मेरा फार्मेसी थी वो बंद हो गई है। तो मैंने कहा ये एंटीबायोटिक तुम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हो, यकीन करें कि एंटीबायोटिक कभी इतना ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है, ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि कोई नया एंटीबायोटिक बन नहीं रहा, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। और अभी सूरत हाल ये है कि जो अदारे हैं WHO वगैरह वो जोर लगा रहे हैं कि हम जो ख़ासतौर पे पाकिस्तान में बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है एंटीबायोटिक का। आप जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं या इवन सऊदी अरब में चले जाएं, मैंने उधर काम किया है, वहाँ पे आपने अगर डॉक्टर ने भी MBBS डॉक्टर जो है अगर उसने भी एंटीबायोटिक लिखना है तो उसकी कोई वैलिड रीज़न उसको देनी पड़ेगी रीज़न कि मैंने इसलिए किया। यहाँ पे तो समझ से बाहर बात है कि हर बच्चे को पैसे दे के भेज दें, उसको भी वो जो मर्जी मेडिसिन बेशक खुद जो है ना, डॉक्टर साहब बात करें सेल्फ मेडिकेशन को कहते हैं जी। अब बात सही, हर मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर बना हुआ है और जिसको थोड़े से दिन डॉक्टर के पास लगाए डिस्पेंसर, वो भी डॉक्टर बना हुआ है। और डॉक्टर साहब हर घर में भी डॉक्टर मौजूद है, हर घर में भी डॉक्टर ऑलमोस्ट मौजूद है कि इसको मैंने ये मेडिसिन दी है, ये दिए, ये नहीं दिए। अब डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पता है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक देनी चाहिए, यहाँ पे नहीं देनी चाहिए, ये वायरल है और ये बैक्टीरियल है, उसमें ज़्यादा बचत होगी। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो उसमें जो ना
मेडिसिन की रेजिस्टेंस डेवलप हुई थी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट, ये वगैरह वगैरह मेडिसिन फॉर द लास्ट 2 years टाइफाइड में बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये जो सीज़न गया है 1.5 साल का, कोविड में भी डॉक्टरों ने, हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब ने मेडिसिन चेंज करके दी कि वो इतनी लोग लेते थे कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई थी, वो काम ही नहीं करती थी। ठीक, डॉक्टर साहब हमें कॉमन एहतियात बताएं जो हमारे सब देखने वालों ने करनी है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए खास तौर पर जब मौसम बदल रहे हैं, वो ग़िज़ाई एहतियात क्या होगी, वो रूटीन क्या होगी आपकी, किस तरह से हम बच सकते हैं इन मसाइल से? बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे ये है कि वो अपना एक तो इम्यूनिटी बड़ी ठीक होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कि सांस की तकलीफ़ में ऑलरेडी मुब्तला हैं या कुछ ऐसी बीमारियों में हैं जो मेल नरिश्ड हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ज़्यादातर मेल नरिशमेंट है, और वो बच्चे ज़्यादा रिस्क में हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्शन वो पकड़ सकते हैं। यही ओल्ड एज के जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए है। तो एक तो खाने पीने की जो है हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो करनी चाहिए, जो ख़ास तौर पे जो ड्रिंक्स हैं इनसे अवॉइड करें कि जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ हम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे घी वाली तली हुई चीज़ें इस्तेमाल की, साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स कर ली, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस वो भी इफ़ेक्ट उसी तरह ही करता है जिस तरह पहले जिक्र किया। तो दूसरा सूप का इस्तेमाल करें, कावा, ये जो ख़ास तौर पे होते हैं ड्रिंक, जो मशरूबात ऐसे हों जिसमें कि ज़्यादा ठंडक ना हो, और सूप ज़्यादा बेहतर है इस सीज़न में जो है। अपने जो रात को टाइम पे बाहर निकलें बच्चे या बुजुर्ग जो भी हैं तो कवर्ड कर लें। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे लाहौर में स्मोक का भी एक एनवायरनमेंट चल पड़ा है, और स्मोक से बचने के लिए भी मास्क बड़ा ज़रूरी है। और आप जो कोरोना भी चल रहा है उसके लिए ज़रूरी है, जो सांस की तकलीफ में लोग मुब्तला हैं उनके लिए मास्क बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि हम 70% अपनी पॉपुलेशन जो है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं, अगर वो मास्क पहने तो हम अपनी जो है बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत आदत तब्दील करें तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से डॉक्टर साहब बच सकते हैं। ये डॉक्टर साहब सही करें, मास्क पहने से मोर देन 85% रिड्यूस हुई थी। ठीक, अब स्मोक आ रही है, फिर सर्दी का आ रहा है, वायरल, काफ़ी बचत होती है। नॉर्मल आदमी भी अगर पहने तो बहुत ज़रूरी है। और हमारी बदकिस्मती, हमारी पॉपुलेशन लाहौर के जितने आप चेक कर लें मास्क नहीं पहनते। मास्क पहनना इस वक्त इंतहाई बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुसलसल हम भी यही जिक्र कर रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।